So we'll start with MST CET PYQs of chapter number 14 dual nature of radiation and matter. पहला क्वेश्चन 2021 का PYQ है ये. According to de Broglie hypothesis, if there is an electron of mass m and is accelerated by potential difference v, then its associated wavelength is lambda. When a proton of mass capital M is accelerated through a potential difference of 9v, its associated wavelength will be. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में ना ऐसा है कि आपके पास एक पार्टिकल है जो है इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन को मैं पार्टिकल नंबर 1 बोल देता हूँ. ये जो पार्टिकल नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन, इसका मास m1, ये m है. इसके साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है. इसको हमने कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेप्ट किया? v से. और दूसरा पार्टिकल हमारा कौन है? प्रोटॉन. दूसरा पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन. इसको मैं पार्टिकल नंबर 2 बोल देता हूँ. अब इसका जो मास है ना, इन्होंने कैपिटल M बोला है, कैपिटल M. इसको हमने कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेप्ट किया? 9v से. कितने से? 9v से. और इसका वेवलेंथ कितना होगा ऐसा क्वेश्चन पूछा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो अगर आपको याद होगा, हम जब एक चार्ज पार्टिकल को एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेप्ट करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल का जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होता है वो होता है h/√2m/q × v. ऐसा होता है. बराबर. वैसे तुम इधर E लिखते हो लेकिन E क्या होता है? qv. अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, थोड़ा लॉजिकली सोचो. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है. इस पे -e चार्ज, इस पे +e चार्ज, लेकिन है तो सेम. तो ये कांस्टेंट हुआ कि नहीं? यस. लेकिन मास सेम नहीं है और बोला भी है कि नहीं है. और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम बोला है क्या? नहीं. तो 2 कांस्टेंट और h कांस्टेंट. मतलब ये हुआ कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली रिलेटेड है √m × v से. ये रेडिएशन मिल गया. आपको λ2 पूछा था तो λ2 by λ1 इक्वल टू √m1v1 अपॉन m2v2. ऐसा आएगा. वेरी गुड. तो देयरफॉर λ2 by λ1, लेकिन λ1 क्या है? लैम्डा. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. m1 को क्या बोला है? m. v1 को क्या बोला है? v. m2 को क्या बोला है? कैपिटल M. v2 क्या है? 9v. 9v है ना v2. यस. तो ये हो गया कैंसल और कैंसल हो गया. कैंसल हो गया. आंसर भी आ गया. फिर व्हाट इज 9 का रूट? 3. 9 का रूट है 3. तो 9 का रूट आ गया 3. तो देयरफॉर ये जो λ2 है, λ2 इक्वल टू, ये लैम्डा को वहाँ शिफ्ट कर दो. कर दिया. 9 का रूट 3 हो गया. तो λ/3 √ऑफ न्यूमरेटर में कौन? स्मॉल m और नीचे कौन? कैपिटल M. तो λ/3 स्मॉल m by कैपिटल M. ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन भी इजी है. ये भी 2021 का PYQ है. फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ सर्टेन मेटल एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नू. तो जिसको तुम नू 0 बोलते हो, इसको क्या बोल के रखा है? नू. If the radiation of frequency 2 nu is incident on the metal plate, तो जो frequency incident हुआ वो कितना है? 2 nu. The maximum velocity of the emitted photoelectrons will be. तो चलो क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना. अगर आपको आइंस्टाइन्स का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन नहीं भी याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या करो, फोटोन आया, कितना एनर्जी लाया? h nu. कितना लाया? h nu. मैं सिर्फ इसको h nu इंसिडेंट बोलता हूँ. क्यों? क्योंकि इन्होंने नोटेशन में गड़बड़ करवाने के लिए आपको बोला है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको तुम नू 0 बोलते हो उसको क्या बोला है? नो. जिस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को तुम नू बोलते हो वो कितना है? 2 नू. इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फोटोन का एनर्जी है, ये 2 पार्ट्स में काम में आता है. एक होता है टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिसको तुम बोलते हो वर्क फंक्शन. और जो एनर्जी बच गया वो कौन ले जाता है? इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बन गया इक्वेशन. आपको क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछा है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी. तो एक काम करो, यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा आपका h nu इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन.
लेकिन याद है क्या तुमको, ये हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर होता है, और ये एच नो इंसिडेंट तो रहने दो। और तुमको याद है क्या, ये थ्रेशोल्ड, ये वर्क फंक्शन इज एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो याद है आपको, हमने शो किया था। वर्क फंक्शन इज एच नो जीरो एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्योरी अगर रिवाइज करो, अगर नहीं याद आ रहा होगा तो तुमको ये पता होना चाहिए। अब you have proved shown this good, then you have Vmax square। मैं जानबूझ के पहले फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ सो दैट अगली बार से ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्ट सॉल्व करते आना चाहिए। वो 2 गया और एम भी शिफ्ट कर दिया, तो क्या हुआ, एच नो इंसिडेंट माइनस एच नो जीरो। एक काम करूँ क्या, मैं एच को कॉमन निकाल लूँ क्या, चलता है क्या, यस, कॉमन निकल गया, यस, तो ऐसा आ गया, हाँ। तो व्हाट इज वी, अंडर रूट ऑफ 2h बाई m इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब तुमको इतना भी याद हो अगर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो हमारे इस केस में हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 नू है। कितनी है वो, 2 नू, 2 टाइम्स ऑफ नू। और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, नू है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आ गई अंडर रूट ऑफ 2h बाई एम एम। व्हाट इज दिस, कितना है, 2 नू, और ये कितना है, नू। तो 2 नू माइनस नू इज नू। तो व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड, अंडर रूट ऑफ 2h नू बाई एम, अंडर रूट ऑफ 2h नू बाई एम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अभी इसी फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी लिख सकते हो। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, सी बाय वेवलेंथ। तो ये सी बाय इंसिडेंट वेवलेंथ, सी बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सी कॉमन, तो वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2hc बाय एम इंटू 1 बाय इंसिडेंट वेवलेंथ माइनस 1 बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। Oh, very good, very simple, nothing to solve. According to Einstein's photoelectric equation, the correct graph between kinetic energy of photoelectrons and the frequency of the incident radiation is। अगर आपको अच्छे से याद है, चलो नहीं याद है तो मैं तुमको याद दिला देता हूँ, अभी ग्राफ भी बता देता हूँ और मैं काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन भी लिख देता हूँ। अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फोटोन का एनर्जी, अभी देखा ना, फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो फोटोन का एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये याद रखना। ये होता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का मतलब आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। देन यहां मैं प्लॉट करता हूं काइनेटिक एनर्जी और यहां प्लॉट करता हूं फ्रीक्वेंसी, या फिर और एक काम करता हूं मैं, नो इफ यू रिमेंबर, चलो एक ही ग्राफ में काम हो जाएगा अपना, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, डू यू रिमेंबर, इसी इक्वेशन का और एक फॉर्म भी हो सकता है अगर आपको याद होगा तो। वर्क फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच नो जीरो लिख सकते हैं क्या, लिखते हैं क्या इसको एच नो जीरो, यस और नो, यस। एच कॉमन निकालते हैं क्या इसमें से, निकालते कॉमन, वेरी गुड, एच कॉमन निकाल लिया। तो इन दोनों में से मैंने एच को कॉमन निकाल लिया, एच कॉमन निकाल लिया मैंने, तो एच कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, नो माइनस नो। याद है हमने इस इक्वेशन से 3 कंक्लूजन बनाए थे। हमने बोला था कि जब फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये ब्रैकेट क्या बन गया, 0, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट तो हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। फिर बोला था हमने कि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, बराबर, करेक्ट। और तीसरा, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो ये नेगेटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, जो हो नहीं सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट हुए क्या, नहीं। तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक इमिशन होने वाला है क्या, नहीं। कौन सा फ्रीक्वेंसी तक, थ्रेशोल्ड। तो मान लेता हूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इमिशन मिलने वाला है क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला है क्या, नहीं, बराबर।
तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे जैसे ना फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसा ग्राफ आएगा, तो ऐसा ग्राफ आएगा, तो ऐसा ग्राफ आएगा। थर्ड मतलब सी, डन, खत्म, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। If the de Broglie wavelength of electron in the ground state is lambda 1 and that in the fourth level is lambda 4, then you know what is ground state? केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री नाम का एक तुमको पार्ट होता है कि नहीं होता है? नाम ही है फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब जिसमें थोड़ा सा फिजिक्स तुमको लगता है। उसमें पहला चैप्टर, पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जिसमें तुम SPDF ऑर्बिटल्स भी सीखते हो। तो रिमेंबर, चलो हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझेगा। हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में। वैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप भी हो सकते हैं, लेकिन मैं हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट फॉर्म लेता हूँ, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आइडियली कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिट में, n इक्वल टू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, ठीक, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट्स में चला जाता है, उसको बोलते हो एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड, राइट। तो ऊपर वाला ऑर्बिट मतलब एक्साइटेड, तो ये जो फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ना, वो कौन सा और स्टेट है? एक्साइटेड। और जो ग्राउंड स्टेट बोल रहे तो कौन है? फर्स्ट। तो रिमेंबर 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 यहाँ पे ना n की 2 वैल्यू है, एक है 1, मतलब क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है ना, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है? लैम्डा 1। और दूसरी कौन सी बात हो रही है? एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में, रिमेंबर, एक्साइटेड स्टेट में व्हाट इज द वेवलेंथ? लैम्डा 4। तो एक्साइटेड स्टेट में वेवलेंथ कितना है? लैम्डा 4, बराबर। और वो स्टेट का क्वांटम नंबर क्या है? 4। तो n2 की वैल्यू कितनी है? 4। पक्का? आपको पूछा है लैम्डा 1 और लैम्डा 4 में रिलेशन बताओ, इतना ही क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट एंड इन द फोर्थ स्टेट? श्योर? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? यू नो, डू यू रिमेंबर दिस? हाँ कि ना? हाँ। पहले स्टेट में हो या चौथे स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रॉन, मतलब m कांस्टेंट, h कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ e। इक्वेशन नंबर 1। यस और नो? यस और नो? यस। डू यू रिमेंबर इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। नहीं याद होगा तो तुमको पूरा इक्वेशन याद दिलाता हूं मैं, -13.6/n²। If n equal to 1, -13.6 eV. If n equal to 2, -13.6/4, जो 3.51 के आसपास आता है, करेक्ट। n इक्वल टू 3, तो -13.6/9, जो 1.51 आता है, ऐसा आता है नंबर हो। तो ये पता होगा तो तुमको समझेगा कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, वैसे ये वाला इक्वेशन हम अगले चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया में डिराइव करने वाले हैं, तो तब तो सीख ही लोगे। फिलहाल जब तक तुमको वो चैप्टर होता नहीं, ऐसा याद रख लेना। ये तो पता है, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ E। चलो रूट ऑफ E निकाल लेता हूँ। व्हाट इज रूट E फ्रॉम हियर? रूट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये रूट E है, लेकिन रूट E खुद प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/n। तो लैम्डा और n का रिलेशन क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। तो लैम्डा 2/λ1, मतलब यहाँ पे लैम्डा 4 बोला है, यहाँ पे लैम्डा 4 बोला है उसको। तो व्हाट इज लैम्डा 4/λ1? n2/n1। तो व्हाट इज लैम्डा 4? n2। व्हाट इज n2? 4। व्हाट इज n1?
वन इंटू लैम्डा वन, तो कितना हो गया लैम्डा फोर इक्वल्स टू फोर लैम्डा वन, लैम्डा फोर इक्वल्स टू फोर लैम्डा वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2022, एनर्जी ऑफ फोटोन whose frequency is 10 raised to 12 megahertz is, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ध्यान देना ईबी में पूछा है। आपको फ्रीक्वेंसी दिया है फोटोन का, आपको एनर्जी पूछा है, मतलब गिफ्ट मार्क्स है, गिफ्ट ए इक्वल टू एच न्यू, और एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू कितना दिया हुआ है -13, फ्रीक्वेंसी कितना है 10 रेज़ टू 12, और 10 रेज़ टू 12 मेगा हर्ट्ज है, मेगा मतलब 10 रेज़ टू 6 और ऐड मल्टीप्लाई कर लो, बराबर, ये आ गया ऐसा। तो ये याद रखना, ये जूल में होता है, किस में होता है जूल में, तो जूल में कितना आ गया 6.63 इंटू 10 रेज़ टू ये 18, उसमें से 13 गया तो कितना 10 रेज़ टू 5 जूल। जूल आपको याद है क्या, जूल से ईवी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 आ गया ईवी में। ज़्यादा मेहनत करो मत, ये लगभग 4 होता है, देखो 4 4 4 4 और सब जगह पे सेम दिया हुआ है ना, तो कितना हो गया 4.14 इंटू 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 10 रेज़ टू 24, 10 रेज़ टू 24, आंसर ही नहीं मैच होने वाला, हाँ 10 रेज़ टू -34, मेरी गलती हो गई, चलो अच्छी बात है गलती होगी तो कितना है ये 34 में से 18 गए, अरे 34 में से 18 गए, जल्दी -16। इस टाइप के एरर को ह्यूमन एरर बोलते हैं हम लोग, गलती हो गया ना कैलकुलेशन में, ह्यूमन एरर। ये ऊपर गया 3 तो 10 रेज़ टू 3 आ गया, 3 मतलब किलो, कितना किलो, तो पहले देख लो 4 पॉइंट डायरेक्ट दिया ना 4.41 इंटू 10 रेज़ टू 3 दिया हुआ, सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4.41 इंटू 10 रेज़ टू 3 ऑप्शन ए। quick question number 6. The work function for metal A, B and C are 1.92 eV, 2 eV and 5 eV. The metals which will emit photoelectron for incident radiation of wavelength 4100 angstrom is, तो हमारे पास 3 मेटल है ए बी और सी, ए का वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 1.92 eV, बी का वर्क फंक्शन हाउ मच इज गिवन टू यू 2 eV, और सी का वर्क फंक्शन कितना है 5 eV। आपको पूछा है कि अगर आपके पास एक इंसिडेंट वेवलेंथ है, कितना है वो 4100 एंगस्ट्रॉम, अगर ये ए बी और सी मेटल पे इंसिडेंट हुआ तो ए बी और सी में से कौन से मेटल में से फोटोइलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, सो द मेटल्स व्हिच विल इमिट फोटोइलेक्ट्रॉन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम इज आर। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। फोटोन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को कब इमिट कर पाता है, जब फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, ऐसे होता है ना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस वर्क फंक्शन। तो 3 मेटल का वर्क फंक्शन दिया है और तुम्हारे पास जो रेडिएशन है वो मेटल ए पे गया, मेटल बी पे गया, मेटल सी पे गया, तो तुमको क्या करना है पता है, सिर्फ फोटोन का एनर्जी निकालना है, बस फोटोन की एनर्जी निकाल लो। फोटोन की एनर्जी कैसे फाइंड करते हो, E इक्वल्स टू एच न्यू, और एच न्यू एच सी बाय लैम्डा। डू यू रिमेंबर मैं तुमको बताया था कि एच सी का वैल्यू याद रख लेना, मैंने तुमको 3 क्लासेस में बताया था, एच इंटू सी, एच इज 6.63, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन अगली बार से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप याद रखोगे। सी कितना होता है 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 अपॉन वेवलेंथ कितना है 4100 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4100 इंटू 10 रेज़ टू -10, मतलब 4.1 इंटू 10 रेज़ टू -7 मीटर, तो 4.1 इंटू 10 रेज़ टू -7 मीटर। If you remember, I have told you
कि ये 19.89 इंटू 10⁻⁻26 होता है अपॉन 4.1 इंटू 10⁻⁻7। -26 और -7 10⁻⁻19 ये जूल में आता है। 19.89 बाई 4.1 ये लगभग लगभग 5 है, अप्रॉक्सीमेटली 5 है। लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन से काम चलेगा नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। कितना हो गया 4.8512, तो 4.8512 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। ये फोटोन का एनर्जी जूल में है। फोटोन की एनर्जी अगर मुझे ईवी में चाहिए तो ईवी में कैसे निकालते हो, याद है क्या, अभी किया था, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी चल जाने वाली है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसको 5 भी मान लिया होता तो भी चल जाता, 4.85 को 5 मान लिया जाता चल जाता। डिवाइड बाय 1.6 कितना आ गया 3.03, तो ये 3.03 ईवी आ गया क्योंकि ये हो गया कैंसल। तो फोटोन के पास कितना एनर्जी है 3 ईवी। वो पहले मेटल पे गया, वर्क फंक्शन कितना है 1.92, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन को 1.92 चाहिए और फोटोन के पास कितना है 3.03। वो सेकंड पे गया, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, हाँ। वो बी सी पे गया होगा ना, क्योंकि फोटोन की एनर्जी कम है और वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो ए और बी, ए एंड बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। गुड। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।